महाराष्ट्र में एनसीपी की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। चाचा और भतीजे एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। और यहां आपको यह भी बता दूं कि कुछ लोग, कुछ मीडिया हाउसेस, कुछ चैनल इस खबर को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे कि शरद पवार के ही प्लान के अनुसार भतीजा अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है। शरद पवार ने ही चाणक्य के तौर पर यह स्क्रिप्ट लिखी है और उन्होंने एनसीपी को स्थापित करने के लिए, एनसीपी को लाभ पहुंचाने के लिए यह गेम खेला है कि उन्होंने भतीजे को भारतीय जनता पार्टी के साथ भेजा है। लेकिन आपको बता दें कि इस थ्योरी की में हवा निकल गई है और इस थ्योरी की हवा निकाली खुद सुप्रिया सुले, शरद पवार और अजीत पवार के बयानों ने। जहां आपको बता दें एक ही दिन में, एक ही समय में दोनों दलों ने अपनी अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया। दूसरी बात, एक दूसरे की पोल खोलते हुए यह सब बताया। अजीत पवार ने जहां यह बताया कि क्या कारण थे, किन कारणों से उसने चाचा का साथ छोड़ा, किन कारणों से एनसीपी में यह टूट की नौबत आई, वहीं आपको दूसरी तरफ शरद पवार का बयान बताता हूं। शरद पवार ने कहा कि मेरा सिक्का खोटा निकल गया, यानी वो अजीत पवार को खोटा सिक्का कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया सुले वो भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रही है। और सुप्रिया सुले ने कहा कि मोदी जी तो ये कहते थे कि एनसीपी का मतलब है नेचुरली करप्ट पार्टी, लेकिन अब उन्होंने एनसीपी को ही अपने आप से साथ में मिला लिया है, तो वो मजाक बना रही थी। हालांकि सुप्रिया सुले को यह ध्यान में होना चाहिए कि करप्ट पार्टी नहीं, करप्ट व्यक्ति होते हैं और व्यक्तियों से संगठन बनता है। यदि करप्ट व्यक्ति उसमें से अलग कर दिया जाए तब फिर पार्टी तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और दूसरी बात, यहां अब करप्शन की अगर बात आप करें तो करप्शन के मुद्दे पर क्या शरद पवार, उनके ऊपर जो सवाल अजीत पवार ने उठाए हैं, इसका जवाब देंगे? अजीत पवार ने यह सवाल उठाया है अपनी सभा में कि जो शरद दादा है वो उनको दादा बोल रहे हैं, वो उनको साहिब बोल रहे हैं। उन्होंने बगैर नाम लिए कहा कि जब साहिब जो हमेशा ये बोलते थे कि विदेशी महिला देश की प्रधानमंत्री नहीं हो सकती, वो सोनिया गांधी को कहते थे। और उसी के कारण से ये पार्टी अलग से उन्होंने बनाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। और फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि कांग्रेस के ही साथ उन्होंने गठबंधन किया। अनेक बार ऐसा अवसर आया कि एनसीपी का मुख्यमंत्री बन सकता था महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बावजूद भी साहिब ने समझौता किया और मुख्यमंत्री पद नहीं लिया, जिसके कारण से एनसीपी घटती चली गई और आज वो केवल क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई है। जबकि उन्होंने उदाहरण दिया कि भारतीय जनता पार्टी आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्थापित हो चुकी है। एक मोदी जी हैं जिनको पूरे भारत में एक नेता के रूप में जाना जाता है और वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वोट अपनी पार्टी के लिए लेते हैं लगातार 14 और 19। ये उसका सबूत है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में चुनावों को जीता। दूसरी तरफ वो शरद पवार पर तंज कसते हैं कि दूसरी तरफ शरद पवार हैं जिन्होंने इस पार्टी को इस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया कि हमारे जो विधायक हैं उनकी संख्या घटती जा रही है और वो घट करके लगभग 40 के करीब हो गई है। तो शरद पवार खोटा सिक्का बता रहे हैं अजीत पवार को, लेकिन अजीत पवार ने जो सवाल खड़ा किया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि साहिब जो है अपने आप को यदि चाणक्य कह रहे हैं तो पार्टी की लोकप्रियता क्यों घट गई, पार्टी के विधायकों की संख्या क्यों घटती चली गई और पार्टी इस स्थिति में कैसे पहुंच गई कि जिनका विरोध करती थी कांग्रेस का, उन्हीं के साथ खड़ी हो गई। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरह से विचारधारा की लड़ाई थी, इस विचारधारा की लड़ाई में शरद पवार एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं जिसको वो कह रहे थे शिवसेना को कि ये तो जातिवादी पार्टी है। अगर वो जातिवादी पार्टी है तो आप उसके साथ गठबंधन में कैसे चले गए? ये शरद पवार हैं जो सोनिया गांधी पर सवाल उठाते थे, फिर उसी के साथ गठबंधन में कैसे चले गए? और वो कहते हैं कि देखिए इन्होंने क्या किया, महाविकास अघाड़ी जो सरकार चली उस सरकार में एनसीपी सहयोगी पार्टी थी, लेकिन कोविड के टाइम में कैसा काम हुआ, लोगों को सुविधा नहीं मिली, लोगों को ठीक से इलाज नहीं मिला और उसमें बड़ा घोटाला हुआ। वो कहते हैं कि राजनीति में हम किस लिए आए? हम हर बार लोगों से ये कहते हैं हम महाराष्ट्र के जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, हम देश की सेवा करने के लिए आए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि शरद पवार जी को हमने कई बार देख लिया कि वो सेवा करने के बजाय
कांग्रेस की तुष्टीकरण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के पीछे खड़े हैं। और उन्होंने गिनवाया कि अनेक ऐसे अवसर आए जब हमारी जो पार्टी है यानी एनसीपी, उसका मुख्यमंत्री बन सकता था, केंद्र में हम मंत्री बन सकते थे, ज्यादा विधायक हमारे आ सकते थे, लेकिन शरद पवार के समय में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शरद पवार, अब आप समझिए, वो कहते हैं कि भाई जो सरकारी एम्प्लॉय है वो तो 60 साल में रिटायर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में नियम बनाया है कि 75 साल के आगे वो राजनीति में किसी को सक्रिय पॉलिटिक्स में नहीं आने देंगे। उन्होंने अडवाणी का उदाहरण दिया, लेकिन वो कहते हैं शरद पवार 82 के हो गए, उसके बावजूद भी वो इस्तीफा देते हैं और इस्तीफे का नाटक किया, उसके बाद अपनी बेटी को अध्यक्ष बना दिया और वो इस्तीफा फिर से वापस ले लिया। इसका मतलब तो तय है कि अपनी बेटी को ही वो आगे बढ़ाना चाहते थे और उसी के लिए सब नाटक नौटंकी की गई थी। तो अजीत पवार ने बगैर नाम लिए सीधा तंज कसा है और उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी ये बता दिया है कि अजीत पवार के साथ अगर आप आओगे तो भविष्य उज्जवल है। उन्होंने एक लाइन खींच दी है, उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जो हमारी पार्टी है यानी अजीत पवार गुट जो है, वो कहते हैं हम 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हम इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, हम देश के हित में काम करेंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है उसके साथ मिलकर के हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सकते हैं। दूसरी तरफ शरद पवार है, शरद पवार के साथ को अधिकतर लोग छोड़ के आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की भीड़ शरद पवार की सभा में उमड़ी है, अब वो इमोशनली उसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि भतीजा है, खोटा सिक्का निकल गया है, देखिए मुझे धोखा दे दिया है, हमने उसको राजनीति सिखाई। जबकि अजीत दादा ने यह बताया कि किस तरह से हमने 25 साल की उम्र से लेकर और आज तक मैं राजनीति में हूं तो मैंने कुछ भी नहीं बोला है। और उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, उन्होंने उस बात का खुलासा किया जो खुलासा शरद पवार भी कर चुके हैं कि देखिए उस समय मुझे जो साहिब हैं यानी शरद पवार, उन्होंने ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के हमें साथ जाना है और आप जाइए, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जाकर के वहां आप शपथ ग्रहण करिए। हमने शपथ ग्रहण कर ली और उसके बाद से विधायकों को रोक लिया गया। ये केवल और केवल मेरा अपमान करने के लिए सारी षड्यंत्र को रचा गया। इसका मतलब यह है कि अजीत पवार ने अपना दर्द बाहर निकाला और पहली बार उन्होंने ये बताया कि मुझे मीडिया में बोलने के लिए मना किया गया था, नहीं तो हमारी जो मीटिंग हुई थी एक बड़े उद्योगपति के घर पर हुई थी और उस मीटिंग में यह सीधी सीधी बात हुई थी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, लेकिन उस मीटिंग में हमें यह कह दिया गया था कि आपको बाहर जाकर कुछ इस बारे में बोलना नहीं है और इसलिए मैंने कभी बोला नहीं है। लेकिन आज मैं इन कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि मेरे साथ किस तरह से छल किया गया। जब भी आगे बढ़ने का मौका आया मुझे आगे नहीं बढ़ाया गया, जब भी पार्टी को आगे बढ़ने का मौका आया पार्टी को भी पीछे कर दिया गया और शरद पवार अपनी महत्वाकांक्षाओं को केवल आगे बढ़ाते रहे और पार्टी की विचारधारा से उन्होंने समझौता किया, कांग्रेस के साथ समझौता किया, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, उसी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के सरकार बनाई जिस शिवसेना को वो जातिवादी कहते थे। तो ये जो है उन्होंने सारी पोल खोलते हुए और उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ा कारण मैंने जो अभी फैसला लिया है वो ये कि पटना में जो मीटिंग हुई और पटना में जो गठबंधन की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो मैंने हाल देखा कि जो छोटी छोटी पार्टियां वो भी कांग्रेस के साथ खड़ी होना नहीं चाहती। केजरीवाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए, ममता बनर्जी, स्टालिन वो बीच में लंच छोड़कर चले गए, यानी अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। और उसमें प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि कई पार्टी तो ऐसी थी जिसका कोई भी सांसद नहीं है, किसी का एक सांसद है, यानी ऐसा गठबंधन कि जो राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा रखते हो, ऐसे गठबंधन में शरद पवार का जाना ये कार्यकर्ताओं का, पुराने कार्यकर्ताओं का अपमान मैंने महसूस किया और इसलिए तय किया कि अब वो समय है कि एनसीपी को और मैं नीचे जाता नहीं देख सकता और इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम उस पार्टी के साथ जाएंगे जिस पार्टी का भविष्य उज्जवल है। और अजीत पवार ने यह भी मंच से बोल दिया कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, 2024 में मोदी जी ही आएंगे, ये तय है और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के देश की सेवा करेंगे। कुल मिलाकर के जो ये दोनों दलों की मीटिंग हुई है
इसमें इतना तो तय है कि एक जो मीडिया में एजेंडा चलाया जा रहा था कि ये शरद पवार की ही चाल है, शरद पवार ने ही देखिए भाजपा के साथ नीति दिखा दी है और भाजपा को नुकसान इसका होगा, उन्होंने ही प्लान किया है अजीत पवार को भेजना, ये सब थ्योरी, उन थ्योरियों की हवा निकल गई है। क्योंकि अगर शरद पवार का ये प्लान होता तो इस तरह से भतीजा शरद पवार चाचा की वो जो कहते हैं धोती खोलना, वो ना खोल रहे होते और शरद पवार और सुप्रिया सुले भी भतीजे अजीत पवार के बारे में इस तरह का विश्वमन ना कर रहे होते जैसा उनको खोटे सिक्का कहकर अपमानित किया गया है। तो कुल मिलाकर के ये तय है कि अब जो देख लेने की धमकी शरद पवार उन नेताओं को दे रहे थे जो नेता अजीत के साथ गए हैं, उनकी भी हवा निकल गई है। क्योंकि अब जो आंकड़ा मीटिंग के बाद आया है वो ये है कि शरद पवार की जो मीटिंग थी उसमें 13 एमएलए, विधान परिषद के 3 सदस्य और लोकसभा के 3 सदस्य थे और 2 जो है राज्यसभा के सदस्य, कुल मिलाकर 5। अजीत पवार के साथ जो संख्या है वो एमएलए 29 हैं और एमएलसी 4, तो दोनों मिलाकर के ये संख्या 33 बैठती है। और आपको बता दें कि जो 2/3 बहुमत यानी दल बदल कानून जो लागू होता है वो अजीत पवार के साथ जो संख्या है इस पर लागू नहीं होगा और पार्टी पर भी दावा अजीत पवार का होगा। यानी जो चुनाव चिन्ह घड़ी है अब वो अजीत पवार उसके दावेदार बनेंगे और पार्टी की भी जो कमान है वो अजीत पवार को मिलेगी, जैसा कि हमने शिवसेना उद्धव ठाकरे के बारे में देखा था। यानी अब अजीत पवार खाली खोखले नेता रह गए हैं। और यहां आपको यह भी बता दूं कि अभी कुछ विधायक और कुछ सांसद केवल इसलिए अजीत पवार के साथ नहीं गए क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठता है। तो अगले आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और केंद्र में मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, जब उसमें मंत्रियों के नाम भेजे जाएंगे तो ये जो बाकी बचे हुए विधायक और सांसद हैं ये भी अजीत पवार के साथ खड़े होंगे, ऐसी खबरें हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।